60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार सीरीज की 31 क्लास है। इस क्लास में हम MP CHO के इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्व करेंगे जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व कराए जाएंगे। आज की क्लास में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जॉइंटिस में फोटोथेरेपी दी जाती है उससे रिलेटेड MCQ और चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड और कुछ डिसीज पोर्शन से रिलेटेड भी MCQ सॉल्व करेंगे। क्योंकि डिसीज पोर्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फोटोथेरेपीज में से एक न एक MCQ 1 से 2 नंबर के MCQ पूछे जाते हैं, तो ये MCQ इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल पे 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पास सीरीज की 30 क्लासेस अपलोड कर दी गई है, जिसमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन और फैमिली प्लानिंग और OBG की क्लासेस हो चुकी है। तो आप हमारे चैनल पे जाकर ये क्लासेस देख सकते हैं। और अभी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की क्लासेस कंटिन्यू है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट MCQ देख लेते हैं। फोटोथेरेपी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। फोटोथेरेपी इसके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। तो फोटोथेरेपी जो है ये जॉइंटिस की कंडीशन में यूज की जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है साइनोसिस, बी ऑप्शन है जॉइंटिस, सी ऑप्शन है डायरिया एंड डी ऑप्शन है एक्जिमा। तो इसका राइट आंसर है बी, जॉइंटिस। जो फोटोथेरेपी है ये जॉइंटिस के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। और यदि आपको पूछ ले ड्यूरिंग ड्यूरिंग फोटोथेरेपी थेरेपी रूम टेम्परेचर मेंटेन कितना मेंटेन रहना चाहिए, तो आपको आंसर देना है 28 to 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि ड्यूरिंग फोटोथेरेपी रूम टेम्परेचर कितना मेंटेन रहना चाहिए, तो आपको याद रहना चाहिए 28 to 30 डिग्री सेल्सियस। और आपको एक चीज और पूछ लेता है कि इंडिकेशंस क्या होता है। इंडिकेशन टू स्टार्ट स्टार्ट फोटोथेरेपी इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं फोटोथेरेपी स्टार्ट करने के लिए। तो आपको याद रखना है जो सीरम बिलीरुबिन लेवल लेवल एबो एबो 50 mg/dl होता है। तो उसमें एज पूछ लेता है, एज कितनी रहना चाहिए। एज रहना चाहिए 24 to 48 हावर्स ओल्ड बेबी ओल्ड न्यूबॉर्न। इसमें पूछ लेता है कि सीरम बिलीरुबिन लेवल कितना होना चाहिए जो इंडिकेट करता है फोटोथेरेपी के लिए। तो आपको आंसर बताना है 15 mg/dl। और जिसमें चाइल्ड की एज पूछे तो 24 to 48 हावर्स ओल्ड न्यूबॉर्न होना चाहिए। एंड आपको पूछ लेता है कि यदि 49 to 72 हावर्स हावर्स ओल्ड बेबी है, ओल्ड न्यूबॉर्न है, उसमें सीरम बिलीरुबिन कितना होना चाहिए कि वो इंडिकेट करता है फोटोथेरेपी के लिए। तो आपको बताना है 80 mg/dl सीरम बिलीरुबिन लेवल होना चाहिए एबो, तो वो इंडिकेट करता है फोटोथेरेपी के लिए। एक बार और देख लेते हैं जो इंडिकेशंस टू स्टार्ट फोटोथेरेपी स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए जो सीरम बिलीरुबिन लेवल है एबो होना चाहिए 15 mg/dl से, जो ओल्ड चाइल्ड होना चाहिए 24 to 48 हावर्स का ओल्ड न्यूबॉर्न होना चाहिए। और आपको पूछ ले कि 49 to 72 हावर्स ओल्ड न्यूबॉर्न है, ये उसमें सीरम बिलीरुबिन किससे ऊपर एबो होना चाहिए, तो 18 mg/dl से एबो होना चाहिए। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं अब हम। इन विच कंडीशन इज द क्रेमर्स रूल यूज्ड एज क्लिनिकल असेसमेंट मेथड इन न्यूबॉर्न। एक न्यूबॉर्न है
उसमें क्लिनिकल असेसमेंट मेथड के थ्रू क्रेमर्स रूल यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है तो देख लेते हैं हम ऑप्शंस। ए ऑप्शन है नियोनेटल कन्वल्संस, बी ऑप्शन नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया, एंड सी ऑप्शन नियोनेटल हाइपोथर्मिया, एंड डी ऑप्शन है नियोनेटल हाइपरबिलीरुबिनेमिया। तो इसका राइट आंसर है डी, नियोनेटल हाइपरबिलीरुबिनेमिया इसका राइट आंसर है। और आपको यदि पूछ ले कि जो क्रेमर्स रूल है, क्रेमर्स रूल है ये किस लिए यूज किया जाता है? जो क्रेमर्स रूल है ये डिस्क्राइब डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में, बिटवीन ये करता है सीरम बिलीरुबिन लेवल, और और ये करता है प्रोग्रेस 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 ऑफ स्किन स्किन डिस्कलरेशन। यदि आपको क्रेमर्स रूल पूछ ले, क्रेमर्स रूल डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप, डिस्क्राइब करता है बिटवीन किस किस के बीच में, सीरम बिलीरुबिन लेवल और प्रोग्रेस ऑफ स्किन डिस्कलरेशन। जो स्किन डिस्कलरेशन की जो प्रोग्रेस रहती है उसमें और सीरम बिलीरुबिन लेवल में रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है। और यदि आपको पूछ ले कि जो क्रेमर्स रूल है किसको इंडिकेट करता है, किसे डिफाइन करता है, तो ये डिफाइन करता है इंटेंसिटी ऑफ जॉइंट डिस। ये जॉइंट डिस की इंटेंसिटी भी डिफाइन करता है, तो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। हाउ मच डिस्टेंस शुड बी मेंटेन फ्रॉम बिली लाइट ऑफ टू न्यूनेट नॉट लेस देन। इसमें पूछा गया है कि न्यूनेट है उसमें बिली लाइट की डिस्टेंस कितनी मेंटेन रहना चाहिए और किस नॉट लेस देन किससे कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 35 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 15 सेंटीमीटर, एंड डी ऑप्शन है 45 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है 45 सेंटीमीटर, जो कि बिली लाइट जो फोटोथेरेपी के टाइम है ये 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और इससे कम मेंटेन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। ड्यूरिंग phototherapy, the nurse should apply eye patches to the newborn eye। इसमें बोला गया ड्यूरिंग फोटोथेरेपी नर्स अप्लाई करती है आई पैचेस को न्यूबॉर्न की आई पे, तो क्यों करती है, किसकी वजह से, किसके प्रिवेंट के लिए यूज करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है प्रिवेंट इंजुरी टू द कंजक्टिवा एंड रेटिना, बी ऑप्शन है रिड्यूस ओवर स्टिमुलेशन फ्रॉम ब्राइट लाइट, and C option है be sure C I are closed, and D option है limit excessive rapid eye movement and anxiety। तो इसका राइट आंसर है ए, प्रिवेंट इंजुरी टू कंजक्टिवा एंड रेटिना। कंजक्टिवा और रेटिना की इंजुरी को प्रिवेंट करने के लिए हम आई पैचेस अप्लाई करते हैं न्यूबॉर्न की आई पे। और यदि एक एक दो पॉइंट है जो फोटोथेरेपी में यूज किए जाते हैं, इसमें जेनाइटल एरिया को भी कवर किया जाता है, और इसमें ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग एवरी एवरी 2 हावरली हावरली कराई जाती है इसमें ब्रेस्ट फीडिंग। और इसमें जो न्यूबॉर्न की पोजिशनिंग फ्रीक्वेंटली चेंज की जाती है। तो आपको याद रहना चाहिए कि जो ड्यूरिंग फोटोथेरेपी जेनाइटल एरिया को कवर किया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 हावरली किया जाता है, पोजिशनिंग भी फ्रीक्वेंटली चेंज की जाती है, और न्यूबॉर्न की आई पे आई पैचेस भी अप्लाई की जाती है ताकि न्यूबॉर्न को हम इंजूरी से प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर असेंशियल फॉर एन इन्फेंट विथ जॉइंटिस अंडर फोटोथेरेपी एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, एक को छोड़कर सभी सही है। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन है तो देख लेते हैं हम। इसमें बोला गया है जॉइंटिस में अंडर फोटोथेरेपी कौन सी सभी चीजें असेंशियल है इन्फेंट के लिए एक को छोड़कर, क्योंकि एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम।
ए ऑप्शन है कवरिंग द जेनिटल एरिया, ये भी राइट है क्योंकि फोटोथेरेपी में हम जेनिटल एरिया को भी कवर करते हैं। बी ऑप्शन है कवरिंग द आई, आई को भी कवर करते हैं ताकि कंजक्टाइवा और रेटिना की इंजरी से प्रिवेंट कर सकें। एंड सी ऑप्शन है ब्लड सैंपलिंग एवरी 6 हावरली फ्रॉम बिलीरुबिन। तो ये गलत है क्योंकि जो ब्लड सैंपलिंग है बिफोर बिफोर फोटोथेरेपी एंड आफ्टर आफ्टर 72 आवर्स ब्लड ब्लड सैंपलिंग की जाती है। जो आपको ब्लड सैंपलिंग के लिए से रिलेटेड यदि पूछे तो बिफोर फोटोथेरेपी और आफ्टर 74 आवर्स ब्लड सैंपलिंग की जाती है। एंड डी ऑप्शन है ब्रेस्ट फीड एवरी 2 हावरली, तो ब्रेस्ट फीडिंग भी की जाती है एवरी 2 हावरली। तो इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि जो ब्लड सैंपलिंग है 72 आवर्स, आफ्टर 72 आवर्स और बिफोर फोटोथेरेपी हम करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द लाइट ऑफ विच कलर इज यूज टू ट्रीटमेंट नियोनेटल जॉइंटिस। नियोनेट इसमें पूछा गया नियोनेटल जॉइंटिस के ट्रीटमेंट में कौन सा लाइट का कलर यूज किया जाता है। तो जो लाइट का कलर यूज किया जाता है इसमें ब्लू लाइट कलर यूज किया जाता है। और यदि इसमें आपको लेंथ पूछे लाइट की तो इसमें 420 टू 480 जो है इसमें लाइट की लेंथ रहती है और इसमें ब्लू लाइट का कलर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें राइट आंसर क्या है। ए ऑप्शन रेड लाइट, बी ऑप्शन है येलो लाइट, सी ऑप्शन ऑरेंज लाइट एंड डी ऑप्शन है ब्लू लाइट। तो इसका राइट आंसर है डी। इसमें न्यूनेटल जॉइंटिस के ट्रीटमेंट में ब्लू लाइट कलर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। उसके पहले एक चीज आपको याद रहना चाहिए, यदि आपको पूछ ले फोटोथेरेपी में इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस पूछ ले आपको, फोटोथेरेपी में फोटोथेरेपी इमीडिएट इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन पूछ ले फोटोथेरेपी में इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, तो आपको बताना है इसमें होता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन देखने के लिए मिलता है, हाइपो हाइपोथर्मिया देखने के लिए मिलता है और हाइपर हाइपरथर्मिया देखने के लिए मिलता है और साथ में लूज ग्रीन ग्रीन स्टूल स्टूल देखने के लिए मिलता है और साथ में ब्रोंज ब्रोंज बेबी सिंड्रोम बेबी सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है। और साथ में जो होता है इसमें स्किन फोटोथेरेपी में स्किन रेस और हाइपोकैल्सेमिया कैल्सेमिया देखने के लिए मिलता है। तो यदि आपको पूछ ले कि फोटोथेरेपी में इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया लूज ग्रीन स्टूल और ब्रोंज बेबी सिंड्रोम और स्किन रेसेस और हाइपोकैल्सीमिया देखने के लिए मिलता है। ये आपको आंसर करना है। और आपको और एक चीज पूछ लेगा ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। जो ब्रोंज बेबी सिंड्रोम होता है ये डार्क डार्क ग्रे ग्रे ब्राउन ब्राउन पिगमेंटेशन होते हैं, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन स्किन म्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन की होते हैं एंड यूरिन। यदि आपको ब्रोंज बेबी सिंड्रोम में पूछे तो ये ब्रोंज बेबी सिंड्रोम होता है इसमें डार्क ग्रे ब्राउन पिगमेंटेशन होता है स्किन का म्यूकस मेम्ब्रेन का और स्किन का और यूरिन का। ये किसकी वजह से कॉज्ड होता है, ये कॉज्ड होता है हिपेटिक डिसफंक्शन की वजह से ये कॉज होता है ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। प्री टर्म बेबीज आर बोर्न बिफोर गेस्टेशन ऑफ। इसमें पूछा गया है जो प्री टर्म बेबीज है किस गेस्टेशनल एज के पहले बोर्न होते हैं।
तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन 37 वीक्स एंड बी ऑप्शन है 39 वीक्स, सी ऑप्शन है 38 वीक्स, डी ऑप्शन है 40 वीक्स। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 37 वीक्स। राइट आंसर इसका ए 37 वीक्स। जो बेबी है बिफोर बिफोर 37 वीक्स जो बॉर्न होते हैं वो प्रीटर्म बेबीज होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। fetal growth below 10th percentile in term of weight, length, and circumference based gestational rate is called head standardized। इसमें बोला गया है जो फिटल ग्रोथ है 10th परसेंटाइल से बिलो है, वेट, लेंथ और हेड सर्कमफ्रेंस पे बेस्ड स्टैंडर्डाइज्ड गेस्टेशनल रेट के अकॉर्डिंग उसे क्या कहते हैं? जो क्योंकि फिटल ग्रोथ है बिलो 10th परसेंटाइल है, बिलो 10th परसेंटाइल है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है डिलेड डेवलपमेंट, बी ऑप्शन है आईयूजीआर, आईयूजीआर को इंट्रा इंट्रा यूटेराइन यूटेराइन ग्रोथ ग्रोथ रिटार्डेशन रिटार्डेशन। जो आईयूजीआर का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। और सी ऑप्शन है डोरिसी एंड डी ऑप्शन है शॉर्ट स्टेचर। इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि जो बिलो 10th परसेंटाइल फिटल ग्रोथ होती है उसे हम इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। इफ अ बेबी बोर्न आफ्टर 43 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी नाउ एज, एक बेबी है बोर्न हो रहा है आफ्टर 43 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। प्री मेच्योर इन्फेंट, पोस्ट मेच्योर इन्फेंट, एंड सी है नॉर्मल इन्फेंट, एंड डी ऑप्शन है एबनॉर्मल इन्फेंट। इसका राइट आंसर है पोस्ट मेच्योर इन्फेंट। जो 40 वीक्स के बाद में ही बेबी बॉर्न होता है उसे हम पोस्ट मेच्योर इन्फेंट कहते हैं। और यदि आप एक चीज और याद रखना चाहिए, जो आफ्टर आफ्टर 42 वीक्स वीक्स के बाद में जो बेबी जो बेबी बॉर्न होता है उसे पोस्ट 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 मेच्योर इन्फेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोस्ट मेच्योर इन्फेंट कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड बाय पोस्ट टर्म नियोनेटल विथ मेकोनियम एक्सपीरियंस। इसमें बोला गया है जो नियोनेटल पोस्ट टर्म नियोनेट है उसमें मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या है? मेकोनियम एस्पिरेशन की। जो बच्चे होते हैं न्यूनेट्स है जो मेकोनियम एस्पिरेट कर लेता है, उसकी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम पूछा गया है इस एमसीक्यू में। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ये ऑप्शन है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, बी ऑप्शन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, सी ऑप्शन इंटेग्यूमेंट्री प्रॉब्लम, एंड डी ऑप्शन कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। तो इसका राइट आंसर है ए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जो मेकोनियम एस्पिरेट करने की वजह से मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज होती है नियोनेटल में। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। हेड कंट्रोल इज पॉसिबल इन एन इन्फेंट एट। इसमें पूछा गया इन्फेंट है, हेड कंट्रोल करना कब उसमें पॉसिबल हो जाता है? तो जो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 1 मंथ, बी ऑप्शन है 3 मंथ, सी ऑप्शन है 5 मंथ, एंड डी ऑप्शन है 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर है बी 3 मंथ। जो 3 मंथ के इन्फेंट होते हैं वो हेड कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, पॉसिबल कर लेते हैं 3 मंथ की एज में। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। एन इन्फेंट कैन सिट स्टैंडली विदाउट सपोर्ट एट द एज ऑफ। इसमें पूछा गया इन्फेंट की एज पूछा गया जब वो सिट स्टैंडली कर लेता है विदाउट सपोर्ट, बिना किसी के सपोर्ट के सिट स्टैंडली बैठ जाता है वो। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन 10 मंथ, बी ऑप्शन 12 मंथ, सी ऑप्शन है 8 मंथ, एंड डी ऑप्शन है 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 8 मंथ। 8 मंथ की एज में जो इन्फेंट होते हैं सिट स्टेडली होते हैं, अच्छे सीधे बैठ जाते हैं किसी बिना किसी सपोर्ट के। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब।
Which of the following behaviors by a 36-month-old child supports a nursing diagnosis of altered growth development? इसमें पूछा गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अल्टर्ड होने की वजह से जो चाइल्ड है 36 मंथ का ओल्ड चाइल्ड है वो उसके लिए कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है वॉल होल्डिंग इनटू फर्नीचर कि फर्नीचर की सपोर्ट से पकड़ के वो चलेगा। बी ऑप्शन सिट डाउन फ्रॉम द स्टैंडिंग पोजीशन कि खड़े होकर सीधे बैठ जाता है। एंड सी ऑप्शन है कैन पुश एंड पुल टॉयज टॉयज को पुश और पुल करेगा। एंड डी ऑप्शन है थ्रो अ बॉल ओवरहेड बॉल को थ्रो ओवरहेड करेगा। तो इसका राइट आंसर है ए वॉल होल्डिंग इनटू द फर्नीचर जो फर्नीचर को पकड़ के वो चलेगा। ये डायग्नोसिस बनेगी जो 36 मंथ ओल्ड चाइल्ड है उसमें क्योंकि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अल्टर्ड है। इसमें एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए जो 3 ईयर या 36 मंथ ओल्ड चाइल्ड बोल सकते हैं उसमें जो होता है चाइल्ड रहता है वो एबल रहता है वॉल्क के लिए वॉल्क एंड रन के लिए रन के लिए विथआउट सपोर्ट 3 ईयर जो चाइल्ड होता है वो एबल रहता है वॉल्क और रन के लिए विथआउट सपोर्ट के। नेक्स्ट एमसीक्यू कुछ देख लेते हैं हम। चाइल्ड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अबाउट हेल्थ केयर इज टर्म एज। इसमें पूछा गया एक चाइल्ड है वो पार्टिसिपेट कर रहा है हेल्थ केयर में तो उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए उसी उस टर्म को हम क्या कहेंगे। ए ऑप्शन देख ले कॉलेजियली बी ऑप्शन एडवोकेसी सी ऑप्शन एथिक्स एंड डी ऑप्शन है एसेंट। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी एसेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द मेजर कॉज फॉर चाइल्डहुड इलनेसेस इसमें पूछा गया चाइल्डहुड इलनेस का मेजर कॉज क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इन्फेंट इन्फेक्शन बी ऑप्शन है एक्सीडेंट सी ऑप्शन है माल न्यूट्रिशन एंड डी ऑप्शन है इन्फेस्टेशन। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी माल न्यूट्रिशन। जो माल न्यूट्रिशन रहता है ये चाइल्डहुड इलनेस का मेजर कॉज रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पेडियाट्रिक्स मीन्स इसमें पूछा गया है पीडियाट्रिक्स का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन है शॉर्ट टर्म केयर ऑफ द चाइल्ड बी ऑप्शन है बेसिक केयर ऑफ द चाइल्ड सी ऑप्शन है चाइल्ड कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ होल चाइल्ड एंड डी ऑप्शन है टर्मिनली इल केयर ऑफ द चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी कंटिन्यूअस प्रिवेंटिव केयर ऑफ द होल चाइल्ड। इसमें जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है पीडियाट्रिक्स का उसमें सभी जो चाइल्ड है होल चाइल्ड को कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करना है हमें। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। हु इज हु इज नाउन एज फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स इसमें फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन अब्राहम जैकोब एंड बी ऑप्शन है हिपोक्रेट्स एंड सी ऑप्शन है कस्यपा एंड डी ऑप्शन है सुश्रुत। तो आपको इस एमसीक्यू का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जल्दी से आप कमेंट करिए। तब तक हम नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। अब हम द डिसीज that occur due to the defect in the genes of one or other parents and is transmitted to the offspring is known as disease disorder। इसमें बोला गया है एक डिफेक्ट है यदि जो पेरेंट्स है न्यूबॉर्न के पेरेंट्स है उनके किसी एक के जीन में कोई भी डिफेक्ट हो डिसऑर्डर हो उसकी वजह से जो डिसीज ट्रांसफर होती है उसे हम क्या कहते हैं इसमें पूछा गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है कंजेनाइटल बी ऑप्शन एलर्जिक सी ऑप्शन है हेरिडिटरी एंड डी ऑप्शन है ऑर्गेनिक। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हेरिडिटी क्योंकि जो
पेरेंट्स से जो इन्फेंट में, उनके बेबी में जो डिसीज ट्रांसफर होती है जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, उसे हम हेरिडिटी डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। ऑल ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज इन न्यूबॉर्न एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसमें होता है सभी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है एक को छोड़कर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हाइड्रोसिफेलस, जो हाइड्रोसिफेलस होता है ये न्यूरो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। इसमें एक्यूमुलेशन होता है सीएसएफ का, जिसकी वजह से हमें हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। और जो मेनिंजाइटिस है ये इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है। एंड सी ऑप्शन है ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला। जो ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला है इसमें एबनॉर्मल एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन बिटवीन इसोफेगस एंड ट्रेकिया ट्रेकिया इसमें ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला में हमें एबनॉर्मल कनेक्शन देखने के लिए मिलता है बिटवीन इसोफेगस एंड ट्रेकिया में। एंड डी ऑप्शन है स्पाइनल ना बायोफिडा। स्पाइनल बायोफिडा ये एक बर्थ डिफेक्ट है। इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका राइट आंसर रहने वाला है मेनिंजाइटिस, क्योंकि जो मेनिंजाइटिस है ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज नहीं है। बाकी सब जो ये ऑप्शन हाइड्रोसिफेलस, ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला एंड स्पाइना बायोफिडा, ये तीनों ही कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द ऑर्गन ऑफ digestive system most commonly involved in cystic fibrosis is। इसमें पूछा गया है सिस्टिक फाइब्रोसिस में डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन पेंक्रियास, बी ऑप्शन इसोफेगस, सी ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड डी ऑप्शन है स्टमक। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ए, जो पेंक्रियास है ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में। जो कि जो पेंक्रियास है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। ब्रश फील्ड स्पॉट, प्रोट्रैक्टेड tongue and single palmar crease आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ। ये जितने भी फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, ये किसके है। तो देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, बी ऑप्शन है एडवर्ड सिंड्रोम, सी ऑप्शन है पटाउ सिंड्रोम, एंड डी ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर रहने वाला है डाउन सिंड्रोम। ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये डाउन सिंड्रोम के। और इसमें आपको पूछ लेता है कि ये डाउन सिंड्रोम है, इसे किस नाम से जानते हैं। और तो इसे हम ट्राइसोमी ट्राइसोमी 21 के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और इसमें जो है डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल और जो इंटेलेक्चुअल डिलेड होता है। जो डाउन सिंड्रोम में है डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल डिले होता है, और इसे हम ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में एमसीक्यू पूछ लेता है कि डाउन सिंड्रोम को और किस नाम से जानते हैं। तो आपको ऑप्शंस देख लें, ट्राइसोमी 21, 22, 23 ऐसे करके ऑप्शंस देना है। तो इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं। और जो एडवर्ड सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 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 18 के नाम से जानते हैं। और इसमें सीवियर सीवियर डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल डिले होता है। और जो पटाउ सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी ट्राइसोमी 13 के नाम से भी हम जानते हैं। और जो टर्नल सिंड्रोम को हम गोनेडल गोनेडल डिस डिसजेनेसिस डिसजेनेसिस के नाम से हम जानते हैं। तो आपको यदि पूछ ले
कि डाउन सिंड्रोम को किस नाम से जानते हैं, तो डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 के नाम से जानते हैं। इसमें डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल डिलेज होता है। और जो इडवर्ड इडवर्ड सिंड्रोम है इसे हम ट्राइसोमी 18 के नाम से जानते हैं और इसमें सीवियर डेवलपमेंटल डिले होता है। और जो पटाउ सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 13 के नाम से जानते हैं। और जो टर्नल सिंड्रोम है इसे हम गोनेडल डिसजेनेसिस गोनेडल डिसजेनेसिस डिसजेनेसिस के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ चाइल्ड सिमेट्री ऑफ द स्कल इंडिकेट। इसमें पूछा गया है कि ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट चिल्ड्रन में असिमेट्री ऑफ स्कल किसको इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन हाइड्रोसिपेलस, हाइड्रोसिपेलस में एक्यूमुलेशन हो जाता है सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो जाता है। बी ऑप्शन है क्रेनियोटेप्स, सी ऑप्शन है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड डी ऑप्शन है क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। जो क्राइनो क्राइनोसाइनोस्टोसिस की जो कंडीशन होती है ये असिमेट्री ऑफ स्कल को इंडिकेट करती है। और यदि आपको पूछ ले क्रेनियोसाइनोसिस के बारे में तो ये होता है प्रीमेच्योर पैथोलॉजिकल क्लोजर ऑफ स्कल स्कल सुचर्स। इसमें यदि क्रेनियोसाइनोस्टोसिस पूछे आपको क्रेनियोसाइनोसिस के बारे में तो आपको बताना है ये प्रीमेच्योर पैथोलॉजिकल होता है, क्लोजर होता है इसमें स्कल सुचर्स का, जिसकी वजह से हमें एबनॉर्मल एबनॉर्मल शेप देखने के लिए मिलता है, स्कल का शेप देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। वन और मोर प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द क्रेनियल सुचर्स कॉल्ड। इसमें पूछा गया है क्रेनियल क्रेनियल सुचर्स का वन और मोर प्रीमेच्योर क्लोजर हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है क्रेनियोस्टेनोसिस, बी ऑप्शन है हाइड्रोसिपेलस एंड सी ऑप्शन माइक्रोसिफेली एंड डी ऑप्शन है माइक्रोसिफेली। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए क्रेनियोस्टेनोसिस, इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। एबनॉर्मली हाई एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ इन द इंट्राक्रेनियल स्पेस इज कॉल्ड। इसमें बोला गया है कि सीएसएफ का हाईली एबनॉर्मली एक्यूमुलेशन हो रहा है कि इंट्राक्रेनियल स्पेस में, उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन देख लेते। ए हाइड्रा एमिनोस एंड बी ऑप्शन है सबड्यूरल इफ्यूजन, सी ऑप्शन हाइड्रोसिपेलस एंड डी ऑप्शन है हाइड्रोसेली। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोसिपेलस, क्योंकि जो हाइड्रोसिपेलस की कंडीशन होती है उसमें एक्यूमुलेशन होता है सीएसएफ का और वो भी कहाँ होता है, इंट्राक्रेनियल स्पेस में होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसका सी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। क्रैक्ड पॉट साउंड elicited with skull percussions indicatives of increased intracranial tension is now as। इसमें बोलेंगे स्कल के परकसन की वजह से जो क्रैक्ड पॉट साउंड हो रहा है वो इंडिकेटिव है इंट्राक्रेनियल टेंशन को, उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन देख लेते। ए ऑप्शन है होमान साइन, बी ऑप्शन है रोमबर्ग साइन, सी ऑप्शन पर्सनल साइन एंड सी ऑप्शन है मैकवेन साइन। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी मैकवेन साइन। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। सनसेट आई इज अ टिपिकल फीचर्स ऑफ। इसमें पूछा गया सनसेट आई किसके टिपिकल फीचर्स है, तो ऑप्शन देख लेते। ए ऑप्शन है इंसेफेलाइटिस, बी ऑप्शन है हाइड्रोसिफेलस एंड डी सी ऑप्शन है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज एंड डी ऑप्शन है मेनिंजाइटिस। तो इसका राइट आंसर रहना है हाइड्रोसिफेलस। जो सनसेट आई होती है ये टिपिकल फीचर्स होते हैं हाइड्रोसिफेलस के।
नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम रिजल्ट इन, इसमें पूछा गया है वर्टिब्रल कॉलम के इनकम्प्लीट क्लोजर की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। स्पाइन बायोफिडा, बी ऑप्शन स्कोलियोसिस, सी ऑप्शन है सिफोसिस, सॉरी काइफोसिस, एंड डी ऑप्शन है साइनोसाइटिस। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, स्पाइना बायोफिडा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। अ वेंट्रिकुलर शंट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, जो वेंट्रिकुलर शंट है किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है हाइड्रोसिफेलस, बी ऑप्शन है कार्डियोमेगली, एंड सी ऑप्शन है ऑसाइटिस, एंड डी ऑप्शन है प्लूरल इफ्यूजन। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन में वेंट्रिकुलर शंट यूज किया जाता है।